हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सारा होम साइंस एजुकेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम देखेंगे फिनिशिंग को, प्रिंटिंग को, और हम देखेंगे स्टेन जो कि दाग है इसको देखेंगे। और बहुत सारे कन्फ्यूजन है आप लोगों के, इसके लिए भी रिक्वेस्ट आया है, इसलिए मैं इस पे क्लास ले रही हूँ। क्या देखना है आपको? आज देखना है फिनिशिंग। फिनिशिंग मीन्स क्या होता है? परिसज्जा के प्रकार को हम देखेंगे। परिसज्जा दो प्रकार की होती है। एक तो होती है यांत्रिक परिसज्जा, जिसमें यंत्रों के प्रयोग द्वारा परिसज्जा किया जाता है, फिनिशिंग किया जाता है। और दूसरा होता है रासायनिक परिसज्जा, जिसमें केमिकल का प्रयोग करके परिसज्जा का काम किया जाता है। तो ये देखेंगे हम, इसमें देखेंगे। और मैं पहले ही बता देती हूँ आप लोगों से कि हम डिटेल में नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम शॉर्टकट देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की छूटेंगी, बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे छूटेंगे। तो ये क्या है, मैराथन क्लास है, आप लोग का रिवीजन हो रहा है, इसलिए हम मेन पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। ये मैं स्टार्टिंग में ही बता दे रही हूँ, नहीं तो आप लोग कमेंट करके बोलो ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट आपके छूटेंगे, बट जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और अगला है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग मीन्स क्या होता है? छपाई। प्रिंटिंग के टाइप को हम देखेंगे, कितने प्रकार की प्रिंटिंग होती है, उसमें क्या क्या यूज किया जाता है, इस पॉइंट को देखेंगे। जो टाइप है वहाँ से आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, बट उसके अंदर का जो पार्ट होता है, उससे जो रिलेटेड पॉइंट होते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, वहाँ से ज़रूर छूटेगा। बट जो टाइप है, टाइप सारे टाइप में बताऊँगी आप लोगों से, और शॉर्टकट में बताऊँगी कि इसमें क्या किया जाता है। बाकी जो चीज़ें यूज हो रही हैं उसको मैं छोड़ के बताने वाली हूँ आप लोगों को, ताकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आप लोग देख सको। सारी चीज़ों का अगर नॉलेज नहीं है इस बारे में तो हो जाए, और अगली बार जब क्लास चलेगी स्टार्टिंग से तो वहाँ पे आप लोगों को डिटेल से पढ़ाया जाएगा सारी चीज़ों को। तो अगला जो है स्टेन है। स्टेन मीन्स क्या होता है? दाग। दाग धब्बों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रोटीन को किसी का कमेंट आया है प्रोटीन से। मैं सारे कमेंट तो नहीं पढ़ पाई हूँ, बट कुछ मेरे सामने जो आ जाते हैं, कुछ काम करती रहती हूँ तो मैं उसको देख लेती हूँ। अभी मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं सारे कमेंट को पढूं, बट आप लोग कमेंट कर रहे हो उसके लिए थैंक यू। तो किसी का कमेंट मैंने देखा था, उसमें पूछा गया है, नाम तो नहीं याद है मुझे, कि जो प्रोटीन के दाग जो होते हैं उसको छुड़ाने के लिए गर्म पानी प्रयोग किया जाता है या ठंडा। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, जितने भी प्रोटीन युक्त दाग होते हैं, जो प्राणिक जगत के प्रोटीन हो या फिर कहीं के भी प्रोटीन हो, जो प्रोटीन जगत के दाग होते हैं ना, जो प्रोटीन का दाग होता है, उसे आप कभी गर्म पानी से मत छुड़ाइएगा। अगर प्रोटीन को आप गर्म करेंगे ना तो वो जम जाएगा। तो गर्म पानी यहाँ पे अवॉइड करना है आपको, ठंडे पानी और ठंडे पानी के साथ आपको छुड़ाना है। तो यहाँ पे अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे कि जो प्रोटीन का दाग होता है उसे हम कैसे छुड़ाते हैं और कैसे क्या किया जाता है। इसमें सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना क्लास आज का। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए और क्लास को लाइक भी किया करिए। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहले तो हम देखेंगे फिनिशिंग को, उसके बाद देखेंगे प्रिंटिंग को, और लास्ट में हमें देखना है स्टेन जो कि है दाग। और मैं आप लोगों से बोली हूँ मिल्क के लिए, तो मिल्क से भी आप कभी काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों के कुछ डाउट भी होंगे, तो उसको मैं कल की क्लास में पढ़ाऊंगी आप लोगों को। मिल्क या फिर मिल्क, मांस और अंडे से क्वेश्चन आते हैं। तो मिल्क, मांस और अंडा का जो पॉइंट है, ये दो 3 चैप्टर हैं आपकी, इसको मैं कल के मॉर्निंग में मैराथन क्लास लूँगी इन तीनों पॉइंट का। तो सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे क्लियर होंगी। कल की जो मैराथन क्लास होगी वो किसकी होगी? मिल्क की होगी। उसके बाद हम देखेंगे मांस के कुछ पॉइंट को, इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम अंडा को देखेंगे ना, अंडे से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने टाइप के यहाँ पे पाए जाते हैं प्रोटीन, उसका वर्क क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो कल का जो अपना क्लास होगा वो इन तीनों पॉइंट पर डिपेंड होगा। तो सो आप लोग अपने अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, ताकि सब लोग, ढेर सारे लोग आ सकें और क्लास में जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जा रही है उसको गेन कर सके। तो स्टार्ट करते हैं। अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जो भी पॉइंट मुझे बताना था मैंने आप लोगों से बता दिया। अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को।
पहले हमें देखना है फिनिशिंग, जिसे हम क्या कहते हैं परिसज्जा। तो आपसे अगर पूछा जाए जो फिनिशिंग है वो किस वस्त्रों पर की जाती है, तो आपको बताना है जो करघे से उतरे वस्त्र होते हैं, करघे से जो उतरे वस्त्र हैं ये कैसे होते हैं, तो आपको बताना है मटमैले होते हैं और पीले कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? पीला और मटमैला कलर का होता है। ये जो वस्त्र है इसको हम पहनने में यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये हमारे पहनने लायक नहीं होता। और जो इस वस्त्र पर जो परिसज्जा की जाती है उसी को आप क्या कहते हैं? फिनिशिंग कहते हैं। जो करघे से उतरा हुआ वस्त्र है, जो करघे से उतरा हुआ वस्त्र है वो कैसा होता है? मटमैला पीला कलर का होता है, जिसका यूज आप पहनने में नहीं किया करते हैं। और इस जो मटमैले वस्त्र होते हैं जिसे आप क्या कहते हो? ग्रे गुड्स कहते हो। उसको भी याद रखना, इसे कहा जाता है ग्रे गुड्स। यही जो होता है जो ग्रे गुड्स कपड़ा है इसी पर आप क्या करते हो? फिनिशिंग करते हो, परिसज्जा करते हो। फिनिशिंग करने के बाद ही हमें वस्त्र जो होता है जो ग्रे गुड्स है ये हमारे पहनने के लायक होता है। तो अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि करघे से उतरा हुआ वस्त्र क्या कहलाता है, तो आपको बताना है ग्रे गुड्स। अगर पूछा जाए कि फिनिशिंग किन वस्त्रों पर की जाती है, तो आपको बताना है ग्रे गुड्स वस्त्रों पर। ग्रे गुड्स वस्त्र है क्या, तो आपको क्या बताना है? जो करघे से उतरे हुए मटमैले पीले वस्त्र होते हैं जो हमारे पहनने के लायक नहीं होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? ग्रे गुड्स कहते हैं। और ये जो फिनिशिंग होती है ये क्या होती है? लास्ट की परिसज्जा होती है, मतलब लास्ट कार्य किया जाता है कपड़ों पर, उसे हम कहते हैं फिनिशिंग, परिसज्जा कहलाती है। अब हम इसमें देखेंगे जो परिसज्जा है ये कितने प्रकार की होती है। परिसज्जा के प्रकार को अगर आपको देखना है तो बताना है जो परिसज्जा होती है ये 2 प्रकार की होती है। पहला है यांत्रिक परिसज्जा, यांत्रिक, और दूसरा क्या है? रासायनिक। पहला क्या है तो आपको बताना है यांत्रिक परिसज्जा, दूसरा क्या है? रासायनिक परिसज्जा। यांत्रिक परिसज्जा को क्या कहते हैं? इसे ड्राई फिनिशिंग कहते हैं, इसे ड्राई फिनिशिंग कहा जाता है। और जो रासायनिक परिसज्जा है इसे क्या कहा जाता है? वेट फिनिशिंग कहा जाता है। तो आपसे ड्राई फिनिशिंग या वेट फिनिशिंग पूछा जाए, यांत्रिक परिसज्जा या फिर रासायनिक परिसज्जा पूछा जाए, यांत्रिक परिसज्जा में क्या होता है? रोलरों का यूज करके इसको बनाया जाता है, मतलब इसमें यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और रासायनिक में क्या किया जाता है? इसमें केमिकल का प्रयोग किया जाता है। ये गीली परिसज्जा कई बार भी पूछा गया है, इसे गीली परिसज्जा करके भी पूछा जाता है। सो एक बार और देख लेते हैं ताकि आप लोग का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। क्या है जो फिनिशिंग है, जो परिसज्जा है वो किन वस्त्रों पर की जाती है, तो आपको बताना है जो करघे से उतरे हुए पीले मटमैले धब्बे वाले वस्त्र होते हैं जिसे हम ग्रे गुड्स कहते हैं, उस पर जो लास्ट की जो लास्ट का कार्य किया जाता है वो फिनिशिंग कहलाता है, परिसज्जा कहलाता है। और परिसज्जा 2 टाइप की होती है, पहला तो यांत्रिक है, दूसरा रासायनिक है। यांत्रिक को आप शुष्क परिसज्जा कहते हो जिसमें रोलरों का यूज किया जाता है। रोलर क्या होते हैं? ये यंत्र होते हैं, यंत्रों के प्रयोग द्वारा क्या किया जाता है? यांत्रिक परिसज्जा किया जाता है, जिसे आप शुष्क परिसज्जा भी कहते हो, सूखी हुई परिसज्जा भी कहते हो। और जो रासायनिक परिसज्जा इसे आप वेट परिसज्जा कहते हो, गीली परिसज्जा कहते हो। इसमें यंत्रों का प्रयोग ना करके केमिकल का प्रयोग किया जाता है। सारी चीजें क्लियर। अब हम देखेंगे, पहले बात कर लेते हैं हम यांत्रिक परिसज्जा में क्या आता है, उसके बाद हम देखेंगे रासायनिक परिसज्जा जो कि है वेट फिनिशिंग है। इसमें इसके अंतर्गत क्या आता है, कितने पॉइंट को हमें यहाँ से देखना है। तो आ जाते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले में देखना है जो ड्राई फिनिशिंग है, इसमें क्या देखना है? व्हीटलिंग देखना है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, अगर किसी को डिटेल में बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो जाइए आप प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आप देखेंगे टेक्सटाइल में आप सर्च करिए फिनिशिंग करके, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएंगी। और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो डिटेल में पढ़ लीजिए, शॉर्टकट में देखना चाहते हैं तो शॉर्टकट में पढ़ लीजिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना नॉलेज आपको लेना है, कैसा टाइम है आपके पास। ज़्यादा टाइम नहीं है तो इस वाली मैराथन क्लास को देखिए, और अगर ज़्यादा टाइम है आपके पास, अभी आपका एग्जाम पास नहीं है, तो आप जाकर क्या देखिए, प्लेलिस्ट वाला ओपन करिए, वहाँ से देख सकते हैं आप फुल डिटेल में। वहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दे के आप लोगों को समझाया है विथ फिगर के साथ, वहाँ पे मैं बताई हूँ आप लोगों को, तो सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर होंगी, कुछ भी डाउट नहीं होगा वहाँ पे। बात करते हैं, पहला है इसमें क्या आएगा, यांत्रिक परिसज्जा, जिसे आप क्या कहते हैं, यांत्रिक परिसज्जा जिसे आप क्या कहते हैं, शुष्क परिसज्जा। अभी इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं, अभी हम रासायनिक परिसज्जा को एक साइड रख देते हैं, पहले यांत्रिक परिसज्जा को देख लेंगे। तो इसमें पहला आ रहा है बीटलिंग। बीटलिंग क्या होता है, कुटाई इसे हम कहते हैं। और कुटाई करने से क्या होता है, रोलरों की सहायता से ये कुटाई किया जाता है। क्या किया जाता है, रोलरों की सहायता से कुटाई की जाती है। और इससे कपड़े पर फिनिशिंग कैसी आती है, तो आपको बताना है कपड़े में चमक, शॉर्टकट में ही बता रही हूं मैं,
चमक, किसी को डिटेल में देखना तो आप टेक्सटाइल के प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करके देख सकते हैं। कपड़ों की चमक और कोमलता को बढ़ाती है। ये क्या करता है, जो व्हीटलिंग है ये किसके अंतर्गत, आपसे पूछा जाएगा कि यांत्रिक परिचर्या के अंतर्गत कौन कौन सी परिचर्याएं आ रही हैं, छांटिए। तो जब आपको पता रहेगा तभी आप इसको छांट सकते हो। और आपसे पूछा जाएगा कि जो व्हीटलिंग है वो किसके लिए उपयोगी होती है, तो आपको बताना है चमक और कोमलता को बढ़ाने के लिए उपयोगी होती है। और जो व्हीटलिंग है ये यांत्रिक परिचर्या है। रोलरों की सहायता से कपड़े पर गिराया जाता है। रोलर को गिराया जाता है, बीच में कपड़ा डाल के, किनारे से लोअर रोलर होता है, ऊपर से रोलर होता है, ताकि क्या हो जाए, कपड़े में चमक आ जाए और कोमलता आ जाए। अगला क्या है, ब्रशिंग एंड शेयरिंग है। दूसरा पॉइंट क्या है, ब्रशिंग। सारे पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रशिंग एंड शेयरिंग है। रोए को काटना एवं झाड़ना, इसे क्या कहते हैं, रोए को काटना एवं झाड़ना ही क्या कहलाता है, ब्रशिंग एंड शेयरिंग कहलाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, सतह को चिकना किया जाता है। सतह को चिकना किया जाता है। ब्रशिंग एंड शेयरिंग में क्या किया जाता है, रोए को काटना और झाड़ना होता है। जो ऊनी कपड़े होते हैं उनमें रोए लगे हुए होते हैं ना, तो रोए को क्या किया जाता है, ब्रश किया जाता है और उसमें कट कर दिया जाता है, शेयरिंग कर दी जाती है। तो उससे क्या हो जाता है, जो कपड़े की सतह होती है वो कैसी आ जाती है, चिकनी आ जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए जो ब्रशिंग एवं शेयरिंग है ये किस में किया जाता है, तो आपको बताना है ये ऊनी वस्त्रों में किया जाता है। और इससे क्या लाभ होता है, तो आपको बताना है जो वस्त्र है उनकी सतह जो होती है चिकनी करने के लिए, सतह को चिकनी करने के लिए कौन सा परिचर्या किया जाता है, तो आपको बताना है शेयरिंग एंड ब्रशिंग। ब्रशिंग एंड शेयरिंग परिचर्या वस्त्र की सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। अगला देखना है आपको कैलेंडरिंग। तीसरा पॉइंट है कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग में क्या किया जाता है, ये किस पे किया जाता है, ये कॉटन पर किया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपको कि ब्रशिंग एंड शेयरिंग किस वस्त्र पर किया जाता है, तो आपको बताना है ऊनी वस्त्रों पर किया जाता है। उसके बाद है कैलेंडरिंग किस पे किया जाता है, कॉटन के वस्त्र पर किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या होता है, कपड़े को क्या किया जाता है, जैसे आप प्रेस करते हो ना, कपड़े को आप छोटे फॉर्म पर प्रेस करते हैं तो हम घर पे करते हैं, तो इस्त्री की सहायता से, प्रेस की सहायता से, आयरन की सहायता से हम कपड़े को प्रेस कर लेते हैं। बट जो कैलेंडरिंग है ये क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में कपड़े को प्रेस करना ही क्या कहलाता है, कैलेंडरिंग कहलाता है। इसमें क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो कैलेंडर है, कैलेंडरिंग है ये क्या होता है, तो आपको बताना है प्रेस का फॉर्म होता है ये। मतलब इसमें जैसे आप घर पर आयरन की सहायता से प्रेस करते हो, वैसे इसमें कैलेंडरिंग में कॉटन के कपड़े को प्रेस करने का काम किया जाता है। प्रेस ही होता है बट इसको बहुत बड़ी मात्रा में प्रेस किया जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 मिनट में, अगर आपको 1 मिनट में कितने मीटर कपड़े को प्रेस किया जाता है, तो आपको बताना है 140 मीटर कपड़े को कैलेंडरिंग किया जाता है। कपड़े को प्रेस करना ही कहलाता है, मतलब प्रेस का ही फॉर्म है, कपड़े को प्रेस करना ही क्या कहलाता है, कैलेंडरिंग कहलाता है। और 1 मिनट में जो कैलेंडरिंग होती है उसमें कितने मीटर कपड़े को प्रेस किया जाता है, तो आपको बताना है 140 मीटर कपड़े को प्रेस किया जाता है। और ये पॉइंट आपसे एग्जाम टाइम में पूछा भी गया है। आगे बढ़ेंगे, हम नैपिंग को देखेंगे। एकदम शॉर्टकट में देखिए, और शॉर्टकट में जरूर देख रहे हैं आप, बट एकदम मेन पॉइंट देख रहे हैं आप। मेन पॉइंट मीन्स क्या होता है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे हो। यहाँ पे कुछ भी फालतू का नहीं है, सारी चीजें आपके माइंड में अगर सेट हो जाती हैं तो अगर आपसे फिनिशिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है तो सारे क्वेश्चन आप हल करके आ सकते हैं। मुझे यहाँ तक उम्मीद है कि ये जितने भी पॉइंट मैं बता रही हूँ एक भी पॉइंट फालतू का नहीं है, सारी चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जब वो जाएंगे एग्जाम देने, अगर नहीं लड़ेगा तो देखना आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन जरूर से जरूर मिलने वाला है। ये मेरी बात मान लीजिए और इस सब चीज को याद कर लीजिए आप लोग। अगला पॉइंट हम देखेंगे, अभी हम यांत्रिक परिचर्या को ही देख रहे हैं, अभी हम रासायनिक पे नहीं गए हैं, रसायन का यूज नहीं किए हैं अभी। अगला पॉइंट हम देखेंगे इसमें नैपिंग। नैपिंग क्या होता है, रोए को उठाना।
रोआ उठाना ही नेपिंग कहलाता है। इसमें क्या होता है, ये ऊनी वस्त्रों पर किया जाता है। नेपिंग भी कहाँ किया जाता है, तो आपको बताना है ऊनी वस्त्रों पर किया जाता है। इसमें क्या होता है, कंबल मोटी चादर बनाने में किया जाता है, ऊनी वस्त्रों पर किया जाता है। नेपिंग में क्या होता है, वस्त्रों पर नेपिंग करना, मतलब रोए को उठाना ही नेपिंग कहलाता है और ये ऊनी वस्त्रों पर किया जाता है। और इस पे किया किस पे जाता है, तो आपको बताना है कंबल पर किया जाता है, चादर पर किया जाता है और मोटे कपड़े पर किया जाता है। मोटे कपड़ों पर जो उठे उठे रोए वाले वस्त्र होते हैं उस पर कौन सी परिसज्जा हुई रहती है, तो आपको बताना है नेपिंग, जिसका मतलब होता है रोए को उठाना। और ये किस पर किया जाता है, किस वस्त्र पर किया जाता है, तो आपको बताना है ऊनी। यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे पूछे जाएंगे कि जो नेपिंग है किस वस्त्र पर किया जाता है, कॉटन पर, लिलन पर, या फिर ऊनी वस्त्रों पर, या फिर सिल्क पर। तो आपको बताना होगा वहाँ पे कि ऊनी वस्त्रों पर नेपिंग किया जाता है। इसमें क्या होता है, रोए को उठाया जाता है, वही कहलाता है नेपिंग। और ये किया कैसे जाता है, तो आपको बताना है कि रोलरों की सहायता से। यांत्रिक परिसज्जा है तो जाहिर सी बात है इसमें रोलरों का प्रयोग जरूर होगा, यंत्रों का प्रयोग जरूर होगा। अगला पॉइंट देखना है आपको टेंटरिंग। टेंटरिंग क्या कहलाता है, तो बताना है आपको चारों दिशाओं में कपड़ों को आकार देना। चारों दिशाओं में कपड़ों को समान आकार देना। इसमें क्या किया जाता है, टेंटरिंग में क्या किया जाता है, जो कपड़ों की चारों दिशा है उसको समान आकार देने का काम किसमें किया जाता है, टेंटरिंग में। टेंटरिंग आपसे पूछा जाए क्या है, तो आपको बताना है कपड़े को समान आकार देना ही टेंटरिंग कहलाता है। आपको पता है जब करघे से कपड़ा उतरता है तो वो कैसा होता है, उसके आकार बराबर नहीं होते हैं। तो क्या किया जाता है, जो टेंटरिंग है इसमें फॉर्म लगाया जाता है, इसमें क्या लगाया जाता है, फ्रेम लगाया जाता है। जैसे आपने दुसुत्ती कपड़े वगैरह पे अगर आप लोग कढ़ाई किए होंगे तो आपको पता है ना, एक इस टाइप का फ्रेम आता है, उसमें हम कस कर कपड़े को लगा देते हैं तो उस इधर उधर नहीं जाता। उसी तरह से जो टेंटरिंग होता है इसमें कपड़े की सतह बराबर नहीं रहती है, इसमें एक फ्रेम लिया जाता है, उसमें कपड़े को बराबर से लगा दिया जाता है। उसके बाद कपड़े की जो सतह होती है चारों दिशाओं में वो एक समान हो जाती है, कहीं तिरछा नहीं रह जाता। उसी को आप क्या कहते हैं, टेंटरिंग कहते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे हम। अगला पॉइंट देखना है स्टफिंग एंड फिलिंग। स्टफिंग एंड फिलिंग क्या होता है, कड़ा करना और भरना। इसका हिंदी नाम है कड़ा करना और भरना। हिंदी पूछा जाए या फिर इंग्लिश पूछा जाए, दोनों पता होना चाहिए। इसमें क्या किया जाता है, सतही दोष को छुपाया जाता है। कैसे, तो आपको बताना है अतिरिक्त धागा भर के। जो स्टफिंग एंड फिलिंग होता है इसमें क्या होता है, सतही दोष को छिपाया जाता है। कैसे, तो आपको बताना अतिरिक्त धागा भर के सतही दोष को छुपाना ही क्या कहलाता है, स्टफिंग एंड फिलिंग करना कहलाता है। आपको पता है जब करघे में कपड़ा लगता है ना, जब करघे में कपड़ा लगता है और कपड़े में भराई का काम किया जाता है, तो जब धागा भरा जाता है ना तो कहीं कहीं धागा खाली रह जाता है या फिर धागा तिरछा लग जाता है। तब उसी को क्या किया जाता है, जब स्टफिंग और फिलिंग की जाती है, जब स्टफिंग और फिलिंग परिसज्जा की जाती है तो इसमें जो जगह छूटा रहता है उसमें धागे की भराई कर दी जाती है। यही कहलाता है आपका स्टफिंग एंड फिलिंग। मान लो कि ये करघे पर कपड़ा बन रहा है और इसमें सूत्र लग रहे हैं, धागे लग रहे हैं। धागे भरते भरते कोई प्रॉब्लम हो गई, उसमें धागे कहीं इधर यहाँ पे नहीं भर के इधर चले गए, इधर साइड चले गए, तो वो क्या होता है, कपड़े का आकार अच्छा नहीं दिखता है। जब इसमें परिसज्जा की जाती है स्टफिंग एंड फिलिंग की, तो क्या किया जाता है, इसके दोषों को छिपाने के लिए इसमें अलग से धागे की भराई कर दी जाती है। यही क्या कहलाता है, स्टफिंग एंड फिलिंग कहलाता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, अगला पॉइंट हमें देखना है वेटिंग फिनिशिंग। वेटिंग फिनिशिंग क्या होता है, वजन बढ़ाना।
वजन बढ़ाना ये किस में किया जाता है? रेशम के वस्त्रों पर किया जाता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा, सिर्फ रेशम के वस्त्र पर क्या किया जाता है? वेटिंग का प्रोसेस किया जाता है। जब मैं आपको सिल्क का चैप्टर पढ़ा रही थी तब मैंने वहाँ पे बताया था कि जब सिल्क के कपड़े पर ब्लीचिंग की जाती है तो उसमें से जो उसका वजन रहता है वो कम हो जाता है, उसके भार में कमी आ जाती है। तो क्या किया जाता है? भार को बढ़ाने के लिए आप एल्यूमिनियम का चूड़ लेते हैं, आप लौह चूड़ लेते हैं, उस चूड़ में क्या करते हैं? कपड़े को डिबो दिया जाता है। तो ये परिसज्जा जो कहलाती है वो क्या होती है? वेटिंग कहलाती है, ताकि उसका वजन बढ़ जाए। भार को बढ़ाने के लिए ही किया जाता है, वजन बढ़ाने के लिए वेटिंग परिसज्जा की जाती है। और इसमें यूज क्या किया जाता है तो आपको बताना है, लोहे का चूड़, लोहे का चूड़ होता है। इसके अलावा क्या होता है? एल्यूमिनियम का चूड़ होता है। ये सारी चीज़ों का यूज करके ये रेशम में जो परिसज्जा वजन बढ़ाने के लिए की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? वेटिंग परिसज्जा कहते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ रेशम के वस्त्रों पर ही किया जाता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, क्रेपिंग को देखना है। क्रेपिंग क्या होता है? सतह पर चुन्नट डालना, सतह पर चुन्नट डालना क्या कहलाता है? क्रेपिंग कहलाता है। बहुत सारे पॉइंट छूट रहे हैं, मैं पहले भी बता रही हूँ आप लोगों को, बहुत सारे पॉइंट छूट रहे हैं और छूटेंगे क्योंकि इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देख सकते। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों को इसमें देखना है। तो क्या होता है? जो क्रेपिंग होता है वो क्या होता है? सतह पर चुन्नट डालना ही क्रेपिंग कहलाता है। आप लोगों ने वस्त्र देखा होगा, कोई कोई वस्त्र ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है? उसकी सतह पर चुन्नट रहता है, वो कपड़े में ही चुन्नट रहता है, ज़्यादा चुन्नट नहीं रहता, बट आपको वो कपड़ा सुकड़ा सुकड़ा सा दिखता है ना। आप लोगों ने ऐसे वस्त्र को देखा होगा, सब लोगों ने देखा होगा। ध्यान दीजिए आप लोगों के घर में ऐसा कोई वस्त्र पड़ा होगा जो क्या होता है, उसमें सिकुड़न अपने आप से ही रहती है, उसकी बनावट में ही रहती है, वो परिसज्जा के द्वारा दिया जाता है। सतह पर चुन्नट का डालना, सतह पर चुन्नट से, जैसे राजस्थानी वस्त्र जो होते हैं, राजस्थानी साड़ियाँ जो होती हैं उसमें क्या होता है? उसमें ये सतह देखने को मिलती है। राजस्थानी वस्त्र में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। जयपुरी साड़ियाँ, जयपुरी चुनरी आप देखिए, उसमें भी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। सतह पर चुन्नट सब प्रतीत होता है, ऐसे चुन्नट जैसे आप डालते हो वैसा नहीं रहता है। ये इसके बनावट में ही इसके साथ चुन्नट डाल दिया जाता है। उसको छूने पे आपको फील होगा कि इसमें चुन्नट है, देखने पर भी आपको पता चलेगा कि इसमें चुन्नट है। यही क्या कहलाती है? क्रेपिंग। क्रेपिंग क्या होता है? सतह पर चुन्नट डालना ही क्रेपिंग कहलाता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, अगला पॉइंट देखना है सिंजिंग। सिंजिंग क्या होता है? वस्त्र की सतह पर रोएं उठाना। वस्त्र की सतह पर रोएं उठाना ही क्या कहलाता है? सिंजिंग कहलाता है। ग्लेजिंग देखेंगे हम। ग्लेजिंग क्या होता है? सतह को चमकदार बनाना। सतह को चमकदार बनाना क्या कहलाता है? ग्लेजिंग कहलाता है। सिंजिंग क्या होता है? वस्त्र की सतह पर रोएं को उठाना। ग्लेजिंग क्या कहलाता है? सतह को चमकदार बनाना। अब हम देखेंगे रासायनिक परिसज्जा, जिसे आप वेट परिसज्जा कहते हैं। ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई। क्या देखा आप लोगों ने? देखा यांत्रिक परिसज्जा, और यांत्रिक परिसज्जा में कितने सारे पॉइंट को आप लोगों ने देखा। अब बारी है, हम देखेंगे वेट परिसज्जा, जिसे आप क्या कहते हो? गीली परिसज्जा या फिर रासायनिक परिसज्जा। रासायनिक परिसज्जा देखना है, इसमें क्या कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं ये देखना है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं रासायनिक परिसज्जा, या जिसे हम वेट फिनिशिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है? तो पहले देखना है आपको मर्सराइजिंग। पहला है मर्सराइजिंग। मर्सराइजिंग किस पे की जाती है? सेलुलोज जगत के कपड़े पर। ये क्वेश्चन नेट में पूछा गया, अभी पिछली बार पूछा गया था। मर्सराइजिंग जो परिसज्जा होती है किस पे की जाती है? तो आपको बताना है सेलुलोज जगत के वस्त्रों पर, सेलुलोज जगत के वस्त्रों पर की जाती है।
और ये क्यों की जाती है जो मर्सराइजिंग परिचर्या होती है? तो आपको बताना है चमक बढ़ाने के लिए और क्या मजबूती बढ़ाने के लिए। चमक और मजबूती बढ़ाने के लिए जो सेलुलोज जगत के वस्त्रों पर की जाती है परिचर्या, जिसे आप मर्सराइजिंग कहते हैं। ये पिछली बार नेट के क्वेश्चन में पूछा गया, नेट के एग्जाम में, कि जो मर्सराइजिंग परिचर्या है वो किस पर की जाती है और क्यों की जाती है। वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि किस लिए की जाती है, तो आपको बताना था चमक और मजबूती बढ़ाने के लिए मर्सराइजिंग परिचर्या की जाती है। और किस जगत के वस्त्रों पर? तो सेलुलोज जगत के वस्त्रों पर। जो सेलुलोज जगत के वस्त्र हैं जैसे कॉटन हो गया, कापोक हो गया, लिलन हो गया, इस पर क्या किया जाता है? तो आपको बताना है मर्सराइजिंग परिचर्या की जाती है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, अवशोषक क्षमता को भी ये बढ़ाती है, ये भी ध्यान रखिएगा, अवशोषक क्षमता को भी बढ़ाती है। ये 3 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट हम देखेंगे वाटर प्रूफ, जिसे आप जलभेद वस्त्र परिचर्या कहते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखना है वाटर प्रूफ। वाटर प्रूफ जिसे आप क्या कहते हैं? जलभेद वस्त्र परिचर्या। इसमें क्या होता है? तो आपको बताना है जो वाटर प्रूफ परिचर्या होती है इसमें क्या किया जाता है? इसमें 100% गारंटी रहती है कि क्या जो जल है वो वस्त्र के अंदर नहीं जाता है। आप लोगों ने रेनकोट देखा होगा, अभी बारिश का मौसम है, सबके पास रेनकोट होगा ना। जो रेनकोट होता है उसमें 100% गारंटी रहती है कि जो जल है वो वस्त्र के अंदर नहीं जाता है। उसमें कौन सी परिचर्या हुई रहती है? तो आपको बताना है वाटर प्रूफ परिचर्या। वाटर प्रूफ फिनिशिंग होती है जिसे आप जलभेद परिचर्या कहते हैं। इसमें 100% जो जल है वो वस्त्र के अंदर नहीं जाएगा। और इसमें प्रयोग क्या किया जाता है? तो आपको बताना है रेजिन, ताल्कोर, एल्यूमिनियम से बोई से एक का लेप लगा दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? रेजिन का, तारकोल का, एल्यूमिनियम, का लेप लगा दिया जाता है वस्त्र पर। आपको बताना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो वाटर प्रूफ होता है, जो जलभेद परिचर्या होती है, ये किसके अंतर्गत आती है? तो आपको बताना है वेट फिनिशिंग के अंतर्गत आती है, गीली परिचर्या के, रासायनिक परिचर्या के अंतर्गत आती है। इसमें क्या होता है? जो वाटर प्रूफ होता है इसमें 100% गारंटी रहती है कि जो जल है वो आपके वस्त्र के अंदर नहीं जाएगा। इसमें क्या प्रयोग किया जाता है इसको पढ़ाना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे कि इसमें क्या प्रयोग करके बनाया जाता है। तो आपको बताना है इसमें रेजिन का, तारकोल का और एल्यूमिनियम का लेप लगाया जाता है। ये जो 3 पॉइंट आप देख रहे हो ना, रेजिन, तारकोल, एल्यूमिनियम, इसमें से किसी भी चीज का, किसी भी पॉइंट का एक चीज आप उठा ले, रेजिन का लेप लगा दीजिए या फिर तारकोल का या फिर एल्यूमिनियम का लेप लगा दिए, तीनों में से किसी भी एक का लेप लगा दिया जाता है, उसे ही आप क्या कहते हो? वाटर प्रूफ कहते हो। उसे क्या कहा जाता है? जलभेद परिचर्या कहलाती है, जिसमें 100% गारंटी रहती है कि इसमें क्या होगा? तो इसमें जो जल है वो वस्त्र के अंदर नहीं जाएगा। अगला पॉइंट हम देखेंगे वाटर रिपेलेंट, जो जल अपकरण परिचर्या कहलाती है। अगला पॉइंट देखना है आपको वाटर रिपेलेंट। वाटर रिपेलेंट में क्या होता है? जल अपकरण परिचर्या इसे कहते हैं, ये भी नाम याद रखिएगा, जल अपकरण। जल अपकरण परिचर्या में क्या होता है? तो अभी आपने जो वाटर प्रूफ पढ़ा था उसमें क्या था? 100% ये गारंटी थी कि जो वस्त्र है उसके अंदर जल नहीं जाएगा। बट अगर आपसे वाटर रिपेलेंट में पूछा जाए तो इसमें क्या होता है? 50% ये चांस रहता है कि जो जल है वो वस्त्र के अंदर चला जाएगा। ये भी एक परिचर्या है जो कि है वाटर रिपेलेंट, जिसे आप जल अपकरण परिचर्या कहते हो। बट इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो वस्त्र होता है उसकी जो बुनावट होती है ना, ये जो बुनाई की जाती है वस्त्रों की, ये बहुत
ज़्यादा बारीक की जाती है। ये जो वस्त्र बुना जाता है ना, बहुत ज़्यादा बारीकी से बुना जाता है। इसमें बुनाई में परिवर्तन कर दिया जाता है और इस पर एक अदर से कोई परिसज्जा नहीं की जाती, बट ये परिसज्जा के अंतर्गत ही आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये वेट या रासायनिक परिसज्जा के अंतर्गत आता है, बट इसमें क्या किया जाता है, इसमें 100% ये चांस नहीं रहे, मतलब ये इसमें 100% गारंटी नहीं रहती। इसमें 50% जो है वो जल वस्त्र के अंदर जाने का चांस रहता है। क्यों, इसका रीजन क्या है, तो आपको बताना, केवल इसकी बुनावट में चेंज किया गया है। इसकी जो बुनाई होती है बहुत ज़्यादा बारीक कर दी जाती है, इसीलिए क्या कहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जल अपकरण परिसज्जा कहते हैं। अगर आपसे जल अपकरण पूछा जाए और उसमें ये पूछा जाए कि क्या 100% गारंटी होती है जल अपकरण परिसज्जा में कि क्या इसमें जल नहीं जाएगा अंदर, तो आपको बताना है नहीं, ये गलत है। इसमें क्या होगा, केवल बुनावट में चेंज कर दी जाती है, बुनावट इसकी बहुत ज़्यादा बारीक कर दी जाती है। इस वजह से 50% जल तो रोका जा सकता है, बट 50% जो जल होता है वो वस्त्र के अंदर आ सकता है। तो ये भी समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे बढ़ेंगे। अगला क्या है, मोथ प्रूफ फिनिशिंग, जिसे आप क्या कहते हो, कीट सुरक्षा परिसज्जा। कीट सुरक्षा परिसज्जा में क्या होता है, कीट का प्रभाव उन्हीं कपड़ों पर पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कीट का प्रभाव किस पे पड़ता है, तो आपको बताना है उन्हीं कपड़ों पर क्या होता है, उन्हीं कपड़ों पर कीट का प्रभाव पड़ता है। और इसमें क्या होता है, उन पर कीटों का प्रभाव ना पड़े, इसीलिए मोथ परिसज्जा की जाती है। उन्हीं वस्त्रों पर कीटों का प्रभाव ना पड़े, इसीलिए कीट परिसज्जा की जाती है। और इसमें यूज क्या किया जाता है, तो आपको बताना है फ्लोराइड और सिलिको फ्लोराइड, फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है और सिलिको फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। कीट सुरक्षा परिसज्जा में क्या होता है, तो आपको बताना है जो कीट है वो उन्हीं वस्त्रों पर ज़्यादा लगता है, उन्हीं वस्त्रों पर कीट ना लगे, इसके लिए किया जाता है कीट सुरक्षा परिसज्जा। और इसमें प्रयोग क्या किया जाता है, तो आपको बताना है इसमें फ्लोराइड और सिलिको फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे। अगला पॉइंट देखना है फायर प्रूफ, फायर प्रूफ, फायर प्रूफ क्या होता है, अग्निरोधक परिसज्जा है ये, अग्निरोधक परिसज्जा। और आप सब देख रहे हैं जो वेट परिसज्जा है, जो वेट फिनिशिंग है, इसमें केमिकल का यूज किया जा रहा है। इसमें क्या प्रयोग किया जाता है, बोरेक्स और बोरेक्स एसिड का प्रयोग किया जाता है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए जो फायर प्रूफ है उसमें क्या किया जाता है प्रयोग, तो आपको बताना है बोरेक्स व बोरेक्स एसिड का प्रयोग किया जाता है, बोरेक्स एसिड का प्रयोग किया जाता है। किसमें, तो आपको बताना है फायर प्रूफ में। एक पॉइंट और हमें इसमें देखना है जो कि है कार्बोनाइजिंग। ये क्वेश्चन भी पूछा गया आपसे, कार्बोनाइजिंग फिनिशिंग क्या होती है, इसको देख लेते हैं। कार्बोनाइजिंग फिनिशिंग, जिसे आप कार्बनीकरण भी कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, कार्बोनाइजिंग। दोनों नेम आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, वो ये अगर पूछा जाए जो कार्बनीकरण है या जो कार्बोनाइजिंग है ये किस पर की जाती है, तो ये भी उन्हीं वस्त्रों पर ही किया जाता है, उन्हीं वस्त्रों पर किया जाता है। और इसमें प्रयोग क्या किया जाता है, तो इसमें बताना है सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग क्या किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। और ये जो कार्बोनाइजिंग है ये क्या होता है, रसायनों के प्रयोग से वस्त्रों की गंदगी को निकालने के लिए किया जाता है, वस्त्रों की गंदगी को निकाला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए जो कार्बोनाइजिंग है ये किस वस्त्र पर की जाती है, तो आपको बताना है उन्हीं वस्त्रों पर किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्या रीजन है, किस वजह से किया जाता है, तो आपको बताना है केमिकल का यूज करके क्या किया जाता है, जो उन्हीं वस्त्रों की गंदगी है उसे निकालने के लिए ही कार्बोनाइजिंग या कार्बनीकरण किया जाता है। और इसमें प्रयोग क्या किया जाता है, तो आपको बताना है सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। आई होप की सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। एक टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया जो कि है फिनिशिंग। और फिनिशिंग जो है बहुत ही
ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर से जरूर बनेंगे, चाहे मैथ्स वाले क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन पूछे जाए, कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन जरूर आने हैं और ये आने ही आने हैं। अगला क्या है, आपको प्रिंटिंग देखना है। प्रिंटिंग क्या है, प्रिंटिंग होती है छपाई। छपाई में हम देखेंगे कितने टाइप की छपाई होती है। अवरोधक जो छपाई होती है उसमें क्या यूज किया जाता है, क्यों उसे अवरोधक छपाई कहते हैं, इसको देखना है। उसके बाद लास्ट में हमें स्टेन को देखना है कि जो वनस्पति दाग धब्बे उन्हें छुड़ाने के लिए क्या यूज किया जाता है, प्रोटीन जगत के धब्बे को छुड़ाने के लिए क्या होता है, चिकनाई जो होती है उसके लिए क्या यूज किया जाता है, सारी चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे। तो आ जाते हैं, अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट हमें देखना है, छपाई को देखना है। प्रिंटिंग क्या होती है, प्रिंटिंग से भी कई सारे क्वेश्चन बने हैं। हम ब्लॉक प्रिंटिंग को देखेंगे, कितने सारे प्रिंटिंग है, सारी प्रिंटिंग को हम यहाँ पे देखेंगे, कैसे क्या होता है वो भी हम देखेंगे, और कहाँ की प्रिंटिंग है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आप लोग शेयर कर दीजिए, शेयर के साथ साथ लाइक वाला बटन भी क्लिक कर दीजिए। लाइक लेकर कहाँ जाएंगे, है ना। तो आ जाते हैं, पहला हम इसमें देखेंगे ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग जिसे आप क्या कहते हो, ठप्पा छपाई कहते हैं। ये नाम भी याद रखिएगा और ये पूछा भी गया है। ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होता है, इसे सबसे पुराना सबसे आसान सबसे प्राचीनतम, इसे क्या कहते हैं, सबसे पुराना कहते हैं। सबसे पुराना जो प्रिंटिंग कहलाता है वो क्या है, ब्लॉक है। और सबसे आसान और सबसे ज़्यादा पुराना पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, ब्लॉक प्रिंटिंग जो है, जो ठप्पा छपाई है, यही क्या होता है, जो ब्लॉक प्रिंटिंग है ये सबसे पुराना है। अगर पहले ज़माने में भी जो प्रिंटिंग होती थी वो ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी, जिसे सबसे आसान बनाया जाता है, सबसे आसान माना जाता है। इसमें क्या होता है, एक ब्लॉक लिया जाता है, ब्लॉक मीन्स क्या होता है, एक ठप्पा लिया जाता है, उसमें डिज़ाइन बनाई जाती है, उसके बाद क्या किया जाता है, कलर में डुबोकर कपड़े पर वो ठप्पा लगा दिया जाता है, वही क्या कहलाता है, आपका ब्लॉक प्रिंटिंग कहलाता है। इसमें क्या होता है, सारी चीज़ों को मैंने समझा दिया। अब जो ब्लॉक आप लेते हो इसमें जो ठप्पा लिया जाता है ये किसका होता है, ये किस लकड़ी का बना हुआ होता है, तो आपको बताना है शीशम या फिर सागौन का होता है। ये किसका होता है, शीशम का होता है या फिर सागौन का। और किसका होता है तो आपको बताना है लिनोलियम का होता है, ये लिनोलियम का। समझ आ गया होगा कि क्या होता है ब्लॉक प्रिंटिंग, क्या होता है। ये सबसे पुराना है, सबसे इजी है। इस पे क्या होता है, एक ब्लॉक लिया जाता है, इस पे डिजाइन कर दी जाती है, उसके बाद कलर, यहाँ पे कलर रहता है, कलर में डुबोकर कपड़े पर ये ठप्पा लगा के लाके छाप देते हैं, यही क्या होता है, ब्लॉक प्रिंटिंग कहलाता है। तो अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लॉक प्रिंटिंग में जो ब्लॉक बनाया जाता है वो किस लकड़ी का बनता है, तो आपको बताना है शीशम, सागौन या लिनोलियम का बनता है। और इस पे जो खुदाई की जाती है, जो ठप्पे पे जो डिजाइन बनाया जाता है वो कितने इंच पर बनता है, तो आपको बताना 1/2 इंच मतलब आधे इंच पर बनाया जाता है। ये क्या होता है, आधे इंच की ये खुदाई की जाती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो ब्लॉक प्रिंटिंग में जो ब्लॉक होता है उस पे जो डिजाइन बनती है वो कितने इंच की खुदाई बनती है, कितने इंच का बनता है, तो आपको बताना है वो आधे इंच का बनता है। बट ये क्या होता है, ये महंगा होता है। आपको पता है जो भी चीज़ आप हाथ से जो बनाई हुई चीज़ों का यूज करेंगे वो अदर चीज़ों से महंगा ही होगा, बट ये अच्छा भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको समझ आ गया होगा ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होता है। अब ये कहाँ से बना, कहाँ से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, अगर डिटेल में जानना है तो आप प्रिंटिंग के आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आप प्रिंटिंग वाला चैप्टर खोलिए। आप प्रिंटिंग मीन्स क्या होता है, टेक्सटाइल में जाइए, वहाँ पर आप प्रिंटिंग वाला चैप्टर टाइप करिए, उसके बाद सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएंगी। डिटेल में मैं इसको पढ़ा चुकी हूँ, बट ये मैराथन क्लास है तो यहाँ पर मैं फुल डिटेल में नहीं बताऊँगी कि क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ। तो ये सारी चीज़ें जिसको भी जानना हो टेक्सटाइल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आप प्रिंटिंग को टाइप करिए, सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। अब आ जाते हैं दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट देखना है आपको स्टेंसिल प्रिंटिंग।
स्टेंसिल प्रिंटिंग क्या होता है, मैं पी लिख दे रही हूँ, आप लोग समझ जाइएगा कि ये प्रिंटिंग है। स्टेंसिल जो प्रिंटिंग होती है ये कहाँ की है, तो आपको बताना है ये जापान की है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्टेंसिल प्रिंटिंग है ये कहाँ की है, तो ये जापान की होती है। और इसमें क्या होता है, कागज़ प्लास्टिक, इसमें क्या किया जाता है इसको समझ लीजिए, समझने में ज़्यादा बेटर है। चीज़ों को अगर आप समझ कर पढ़ते हैं तो ज़्यादा सही रहता है और वो भूलता भी नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए जो स्टेंसिल प्रिंटिंग है ये कहाँ की है, तो आपको बताना है जापान की। आप लोगों ने देखा होगा कि क्या किया जाता है, जो प्रिंट जो डिज़ाइन बनती है ना वो लकड़ी के दफ्ती पर या फिर प्लास्टिक पर किसी भी चीज़ पर बना लिया जाता है एक बार, और बार बार उसी का यूज किया जाता है। उसी को आप क्या कहते हैं, स्टेंसिल प्रिंटिंग कहते हैं। अब समझ आ गई होगी चीज़ें ना। जो स्टेंसिल प्रिंटिंग होता है ये क्या है, तो आपको बताना है स्टेंसिल प्रिंटिंग जो है ये जापान का है। इसमें क्या किया जाता है, किसी भी लकड़ी के टुकड़े पर या फिर दफ्ती पर या फिर क्या किया जाता है, किसी भी प्लास्टिक के टुकड़े पर डिज़ाइन बनवा ली जाती है। उसके बाद उसको उसी फॉर्म में रख दिया जाता है और जितनी बार यूज करने का मन हो उतनी बार आप उसको यूज कर सकते हैं, वो आपका ख़राब नहीं होगा। यही क्या कहलाता है, स्टेंसिल प्रिंटिंग कहलाता है। और ये कहाँ का है, तो आपको बताना है ये जापान का है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें लिखने जैसा कुछ है, सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी और मैं इसको दो दो बार बताई हूँ, तो अब आपको भूलना नहीं है। स्टेंसिल प्रिंटिंग क्या होता है, जापान का है। इसमें क्या करते हैं, आप दफ्ती पर, लकड़ी के टुकड़े पर, प्लास्टिक के टुकड़े पर डिज़ाइन को बना लेते हैं और जितनी बार मर्जी चाहे, जितनी बार आपका मन चाहे आप उसको छाप सकते हैं और उसको आप रख भी सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे आप उसे यूज कर सकते हैं। यही क्या होता है, स्टेंसिल प्रिंटिंग होती है। ओके अब अगला प्रिंटिंग हमें देखना है, ये दूसरे नंबर का है। तीसरा प्रिंटिंग जो है वो आपको देखना है स्प्रे प्रिंटिंग। स्प्रे प्रिंटिंग जो होता है जिसे आप ब्रश छपाई भी कहते हो, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना, ब्रश छपाई भी कहा जाता है इसे। जो स्प्रे प्रिंटिंग होती है, बस आपको स्प्रे याद रख लेना है। स्प्रे प्रिंटिंग में जस्ट आपको स्प्रे याद रखना है। स्प्रे क्या होता है, जैसे आप स्प्रे लगाते हो ना, परफ्यूम लगाते हो, आप क्या करते हो, जो बटन होता है, मतलब जो उसका ढक्कन होता है उसको आप दबाते हो, उसमें से आपका परफ्यूम निकल जाता है। सेम वैसे ही यहाँ पे होता है। स्प्रे प्रिंटिंग क्या होता है, स्प्रे से किया जाता है। आप दबाइए, उसका ढक्कन दबाइए या फिर बटन दबाइए, जो भी उसमें लगा हो, आपका जो स्प्रे है स्प्रे के टाइप से निकलने लगेगा और सारी प्रिंटिंग हो जाएगी। यही होता है स्प्रे प्रिंटिंग। और यहाँ पे एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है, अगर ये प्रिंटिंग दीवार पर की जा रही है तो उसे क्या कहते हैं, मोरल कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जो स्प्रे प्रिंटिंग है, अगर ये किसी दीवार पर की जा रही है, दीवार पर की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, मोरल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मोरल कहते हैं। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो स्प्रे प्रिंटिंग है स्प्रे के जैसा होता है, सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी होती है। और अगर यही जो स्प्रे प्रिंटिंग है अगर किसी दीवार पर हो रही है तो उसे मोरल कहते हैं। ये पॉइंट भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगला पॉइंट हम यहाँ देखेंगे, ब्लॉन्च प्रिंटिंग क्या होता है। अगला पॉइंट हमें देखना है ब्लॉन्च प्रिंटिंग। ब्लॉन्च प्रिंटिंग ये क्या होता है, तो आपको बताना है। इसमें नमूना और पृष्ठभूमि एक साथ बना लिया जाता है। कोई भी नमूना, कोई भी डिजाइन बनाना हो और उसके साथ ही पृष्ठभूमि दोनों क्या की जाती है, एक साथ बनाई जाती है। आपको समझ आ रहा है। नमूना क्या होता है, मान लीजिए ये कोई वस्त्र है आपका, ये क्या हो गया, कोई वस्त्र है, इसका ये जो शेप है ना, ये जो भाग है, ये क्या कहलाएगा, ये पृष्ठभूमि कहलाता है। पूरा का पूरा जो पार्ट होता है वो पृष्ठभूमि होता है और उसमें जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, ये जो बना है, ये मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये कोई डिज़ाइन बन गई है, यही क्या कहलाती है, यही नमूना कहलाता है। तो सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी आप लोगों को। जो ब्लॉन्च प्रिंटिंग होता है इसमें क्या किया जाता है, पृष्ठभूमि मीन्स क्या होता है, पूरी उसकी सतह हो गई वो, और जो आपकी डिजाइन बन रही है ये चीज दोनों एक साथ ही बन जाती है। इसी को क्या कहते हैं, ब्लॉन्च प्रिंटिंग कहते हैं। समझ आ गया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जो आज का जो लेसन है ना, आज का जो पॉइंट है, इसको आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको आपको अपने माइंड में सेट करना है और जैसे नाम लिया जाए वैसे ही आपके सामने वो सारी चीज़ें समझ जानी चाहिए, आपके सामने वो सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। आप तुरंत इसका क्वेश्चन हल कर ले जाएंगे। ब्लॉन्च प्रिंटिंग में आपको ध्यान रखना है, दो चीज़ एक साथ होती है। दो चीज़ एक साथ होने का मतलब होता है इसमें नमूना जो डिज़ाइन बन रहा है और उसका जो पृष्ठभूमि सतह है, दोनों एक साथ ही इसमें प्रिंटिंग किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। तो वही क्या कहलाता है, आपका ब्लॉन्च प्रिंटिंग कहलाता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे,
अगला पॉइंट आपको देखना है रोलर प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग या फिर छपाई। इसमें क्या किया जाता है तो आपको बताना है, इसमें ये मशीन से होता है। पहली बात तो ये किससे होता है, जहाँ पे भी आप रोलर शब्द सुन ले रहे हैं या फिर यांत्रिक शब्द सुन ले रहे हैं तो वहाँ पे आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि यहाँ पे यंत्र का प्रयोग होगा, रोलर का प्रयोग होगा, मशीन का प्रयोग होगा, किसी भी चीज़ का प्रयोग होगा ही होगा। ये केमिकल का नहीं है, मतलब केमिकल तो होगा ही होगा बट इसके साथ क्या होगा, वहाँ पे कोई मशीन का भी यूज होगा। तो आपसे पूछा जाए जो रोलर छपाई होती है ये किससे होती है, ये मशीन द्वारा की जाती है। और इसमें क्या होता है, इसमें तीन तरह के रोलर लगते हैं, इसमें 3 टाइप का रोलर लगता है। पहला क्या करता है, पहले में कपड़ा लगा होता है आपका, दूसरे में क्या लगा होता है तो दूसरे में डिज़ाइन बनी हुई होती है, और तीसरे में क्या होता है, रंग लगा होता है। तीसरे में क्या होता है, रंग में डूबा हुआ होता है या फिर रंग लगा हुआ होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और तीनों क्या होते हैं, ये तीनों मूव होते रहते हैं, ये तीनों क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं, ये चलते रहते हैं। पहले में कपड़ा फंसा हुआ होता है, दूसरे में डिज़ाइन लगी हुई होती है, और तीसरे में क्या होता है, रंग होता है। ये तीनों रोलर मूव करते रहते हैं। रंग वाला घूमेगा डिज़ाइन पे जाएगा, जब ये रंग वाला रोलर घूमेगा तो ये क्या करेगा, डिज़ाइन पे जाएगा तो डिज़ाइन छप जाएगी। उसके बाद क्या होगा, डिज़ाइन वाला घूमेगा तो कपड़े पर जाएगा और घूमेगा और डिज़ाइन बनती चली जाएगी। आपको पता है जो कलर है ना, पहले के इस पर डिज़ाइन बना हुआ है, इसमें रंग है। जो जब रंग वाला घूमेगा तो डिज़ाइन पर जाएगा तो डिज़ाइन में जो बना है वहाँ पे कलर लग जाएगा, और जब डिज़ाइन वाला कलर के साथ ही कपड़े पर जाएगा तो जो डिज़ाइन में कलर लगा और जो डिज़ाइन बना है दोनों एक साथ ही कपड़े पर लग जाएगा, जिससे कपड़े पर डिज़ाइन बन जाएगी और एक साइड से कपड़ा बाहर निकलता रहता है। यही कहलाता है आपका रोलर छपाई। रोलर छपाई किससे की जाती है, मशीन से की जाती है। 3 तरह के रोलर लगते हैं, एक पे कपड़ा लगता है, दूसरे पे डिजाइन, तीसरे पे कलर में डूबा हुआ होता है कलर। और ये तीनों मूवेबल होते हैं, मूव करते हैं। जब रंग वाला मूव करता है तो डिजाइन पर जाता है तो रंग जो है डिजाइन पे जाकर छप जाता है, और जब डिजाइन वाला घूमेगा तो डिजाइन और कलर एक साथ रहता है तो कपड़े पर जाएगा, कपड़े पर प्रिंट होता है और कपड़ा एक साइड से बाहर निकलता जाता है। यही आपको बताना है रोलर छपाई में। आई होप की सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को समझने में। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हम देखेंगे। अगला हमें देखना है डुप्लेक्स प्रिंटिंग। डुप्लेक्स प्रिंटिंग देखना है, ये क्या होता है तो आपको बताना है। इसमें भी मशीन का प्रयोग करते हैं, इसमें भी क्या किया जाता है, मशीन का यूज किया जाता है। और कपड़े के दोनों ओर को ना, कपड़े के दोनों साइड को क्या करते हैं, एक साथ छपाई करते हैं। दोनों साइड पर एक साथ छपाई करते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं जो डुप्लेक्स प्रिंटिंग होता है। डुप्लेक्स प्रिंटिंग से आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें डबल काम होता है। तो डबल साइड जो दोनों साइड होता है, आगे और पीछे वाला दोनों साइड होता है, दोनों साइड पे एक साथ ही प्रिंटिंग का काम किसमें कर दिया जाता है, डुप्लेक्स छपाई में, और इसमें कुछ भी नहीं है। अगला पॉइंट हमें देखना है, अगला पॉइंट जो देखना है वो देखना है स्क्रीन प्रिंटिंग। स्क्रीन प्रिंटिंग स्क्रीन प्रिंटिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले फ्रेम पर कपड़े को कसते हैं, फिर चौक से डिज़ाइन बना देते हैं, और जहाँ पे हमें डिज़ाइन नहीं चाहिए वहाँ पर अवरोधक पदार्थ को डाल दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो स्क्रीन प्रिंटिंग है इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रेम पर नायलॉन के कपड़े को कसते हैं। पहले इसमें हम फ्रेम लेते हैं और फ्रेम पर क्या करते हैं, नायलॉन का कपड़ा क्या करते हैं, नायलॉन के कपड़े को कस देते हैं। मतलब फ्रेम में नायलॉन के कपड़े को हम लगा देते हैं। फिर क्या करते हैं, चौक लेते हैं। उसके बाद जो दूसरा स्टेज है, चौक से क्या करते हैं, डिज़ाइन बना देते हैं, कपड़े पर डिज़ाइन बना देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हमें जहाँ डिज़ाइन नहीं चाहिए वहाँ पर अवरोध लगा देते हैं। मान लो कि ये हो गया कपड़ा और यहाँ पे हमें डिज़ाइन चाहिए, यहाँ पे डिज़ाइन चाहिए। अब जहाँ जहाँ पे हमें डिज़ाइन नहीं चाहिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम अवरोधक पदार्थ लगा देते हैं। ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको बताना है जो
आपका स्क्रीन प्रिंटिंग होता है, इसमें क्या किया जाता है, पहले तो आप एक फ्रेम लेते हैं, फ्रेम में नायलॉन के कपड़े को कस देते हैं, उसके बाद आप चौक की सहायता से डिज़ाइन बना देते हैं। बट यहाँ पे जो नोट पॉइंट आपको लिखना है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नोट पॉइंट, आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें क्या होता है, जहाँ पर आपको डिज़ाइन नहीं चाहिए वहाँ आप अवरोध डाल देते हो। क्या करना है, जहाँ डिज़ाइन नहीं चाहिए आपको, वहाँ अवरोधक पदार्थ लगा देते हो। अब ये अवरोधक पदार्थ होता क्या है, तो आपको बताना है, ये मोम हो सकता है, ये पैराफिन हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है जो अवरोधक पदार्थ है। एक बार फिर मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम टाइम में आने के इसके चांस है। तो आपको बताना है, जो स्क्रीन प्रिंटिंग होता है इसमें क्या किया जाता है, पहले तो आप एक फ्रेम लेते हैं, फ्रेम को लेकर उस पर हम नायलॉन के कपड़े को कस देते हैं, उसके बाद चौक की मदद से हम डिज़ाइन बनाते हैं। जहाँ पर हमें डिज़ाइन चाहिए, जो डिज़ाइन है उस पर हम कलर को भरते हैं, बट जहाँ पे हमें डिज़ाइन नहीं चाहिए वहाँ पे हम अवरोध पदार्थ को लगा देते हैं। अब समझ आ गया होगा अवरोध पदार्थ होता क्या है, तो आपको बताना है, ये मोम होता है, ये पैराफिन होता है, कुछ भी होता है, इसको लगा दिया जाता है, वही क्या कहलाता है, आपको स्क्रीन प्रिंटिंग कहलाता है। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, जो स्क्रीन प्रिंटिंग होती है उसमें आप एक फ्रेम लेते हैं, नायलॉन के कपड़े को कसते हैं, आप चौक की मदद से डिज़ाइन बनाते हैं, जहाँ पर डिज़ाइन चाहिए आपको वहाँ पे तो कलर लगाते हैं, बट जहाँ पे डिज़ाइन नहीं चाहिए, ये जो पॉइंट मैं बता रही हूँ बार बार ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड दो आपके यहाँ पे प्रिंटिंग आते हैं। तो एक में होता है कि जहाँ पे आपको जो डिज़ाइन है उसमें आप अवरोध पदार्थ लगाते हो, और एक है जहाँ पर डिज़ाइन है उसमें आप कलर लगाते हो, बट जहाँ पर डिज़ाइन नहीं चाहिए आपको वहाँ पे अवरोध लगाते हो। तो ऐसा कौन सा प्रिंटिंग है जिस पर हम जो डिज़ाइन है उस पर रंग भरते हैं और अलग सतह पर हम क्या कर देते हैं, अवरोध पदार्थ लगा देते हैं। तो ऐसी जो प्रिंटिंग है उसको आप स्क्रीन प्रिंटिंग कहते हैं। सारी चीज़ें क्लियर। अभी आप इसके बाद वाली जो प्रिंटिंग समझेंगे, जो कि यह बाटिक प्रिंटिंग, इसमें जो होता है जहां आप डिज़ाइन बनाए हो वहां पे आप अवरोधक पदार्थ लगाते हो, और बाकी जो बची पृष्ठभूमि होती है वहां पर आप कलर करते हो। तो ये है, यहाँ पे आपको जो ये डिज़ाइन बनी है ना, ये कलरफुल मिलेगी, बट ये जो इसकी पृष्ठभूमि है ये कलरफुल नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें हैं, मतलब आप समझ गए होंगे इसका। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट। जहाँ पे मैं नोट लिख रही हूँ उसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा आप लोग, ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। अगली बार हम देखेंगे वाटिक छपाई क्या होता है। बाटिक छपाई में क्या किया जाता है, ये इंडोनेशिया के जावा में आरंभ हुआ। अगर इसे पूछा जाए तो आपको बताना है, ये इंडोनेशिया के जावा में ये शुरू हुआ। इसमें क्या किया जाता है, आप एक कपड़ा ले लीजिए, यहाँ पे आपने एक डिज़ाइन बना लिया, कोई सा भी डिज़ाइन आप बना लीजिए। तो ये कपड़ा है आपका, ये आपकी डिज़ाइन हो गई। अभी आपने जो पढ़ा था उसमें आपने देखा था कि डिज़ाइन में हम कलर को भरते हैं, बट यहाँ पर अवरोध पदार्थ को लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, आपको यहाँ पे जो कपड़ा है ना, जो इसकी पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि पर आप क्या करेंगे, रंग भरेंगे, और जो डिज़ाइन है इसमें क्या करेंगे, मोम लगाएंगे, मतलब अवरोधक पदार्थ डालेंगे। अब समझ आ गया होगा। आपको बताना है स्क्रीन प्रिंटिंग जो है, यहाँ पे मैं दोनों बता देती हूँ एक साथ, एक साइड में लिख देती हूँ स्क्रीन प्रिंटिंग। अब आपको समझ आ जाएगा, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे भी मैं यही डिज़ाइन बना देती हूँ। अब क्या करना है, ये कपड़ा था नायलॉन का, ये डिज़ाइन बन गई आपकी। उसके बाद ये हो गया पृष्ठभूमि। अब आप देखिए स्क्रीन प्रिंटिंग और बाटिक प्रिंटिंग में क्या अंतर है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये मिलते जुलते हैं, इसमें थोड़ा सा सिर्फ अंतर है। तो थोड़े से जो अंतर है, जो थोड़ा सा अंतर है, वही अंतर आपको कंफ्यूज करता है और आप एग्जाम में जो है क्वेश्चन को छोड़कर चले आते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जो बाटिक छपाई होता है, जो इंडोनेशिया के जावा से शुरू हुआ है, इसमें क्या होता है, इसमें आप देख रहे हो डिज़ाइन में आप मोम या अवरोध पदार्थ को लगा रहे हो, बट स्क्रीन प्रिंटिंग
में आप देख रहे हो जो डिजाइन है इसमें आप क्या करते हो, रंग को भरते हैं। इसमें देख लीजिए बाटिक छपाई में आप पृष्ठभूमि में क्या, आप डिजाइन में क्या कर रहे हैं, मोम या अवरोध को लगा रहे हैं, बट स्क्रीन प्रिंटिंग में जो आपका डिजाइन है उस पर आप रंग को भर रहे हो, और जो पृष्ठभूमि है इसमें क्या लगा रहे हो, अवरोधक लगा रहे हो। तो यही इतना सा अंतर है। आप इसमें पृष्ठभूमि में रंग को भरते हैं और जो है डिजाइन में मोम को लगाते हैं, ये बाटिक में होता है। जबकि स्क्रीन प्रिंटिंग में जो होता है आप क्या करते हैं, इसके डिजाइन में रंग को भरते हैं और पृष्ठभूमि पर अवरोध पदार्थ लगाते हैं। सेम स्क्रीन प्रिंटिंग का उल्टा है आपका बाटिक छपाई। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको जो स्क्रीन प्रिंटिंग का उल्टा है, ठीक अपोजिट है। स्क्रीन प्रिंटिंग का अपोजिट कौन है, तो आपको बताना है बाटिक छपाई है, जो कि इंडोनेशिया के जावा से शुरू हुआ है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी प्रिंटिंग है जिसमें हम अवरोधक पदार्थ का यूज करते हैं। तो आपको बताना है स्क्रीन प्रिंटिंग और बाटिक जो छपाई है दोनों में हम क्या करते हैं, दोनों प्रिंटिंग में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है अवरोधों का। अगला है फ्लॉग प्रिंटिंग। फ्लॉग प्रिंटिंग क्या होता है, तो आपको बताना है रेशों को चिपकाने का काम किया जाता है। इसमें रेशों को चिपकाया जाता है, रेशों को चिपकाने का काम किया जाता है। ये प्रिंटिंग कैसी होती है, तो रेशों को चिपका कर प्रिंटिंग की जाती है, वही क्या कहलाता है, आपका फ्लॉग प्रिंटिंग कहलाता है। किसी भी कपड़े का जो रेशे को गिराते हुए डिज़ाइन बना लेते हैं, ये उभरा हुआ लगता है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को फ्लॉग प्रिंटिंग कहते हैं। ये कपड़ा हो गया, यहाँ पे आपको कोई भी सी भी डिज़ाइन बना लीजिए आप। ये मान लो ये डिज़ाइन है, ये कपड़ा है आपका और ये डिज़ाइन है, ये रेशों से इसको भर देंगे रेशा गिराकर, तो ये कैसा लगेगा, उभरा हुआ लगेगा। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, जो फ्लॉग प्रिंटिंग होती है इसमें रेशों को चिपका कर डिज़ाइन बनाया जाता है, प्रिंट किया जाता है, यही आपका फ्लॉग प्रिंटिंग कहलाता है। अगला हम देखेंगे डिस्चार्ज प्रिंटिंग। अगला आपको देखना है डिस्चार्ज प्रिंटिंग। डिस्चार्ज प्रिंटिंग क्या होती है, पहले इसमें क्या किया जाता है, जो डिस्चार्ज प्रिंटिंग होती है आप एक क्या ले लेते हैं, पूरा का पूरा आप एक पीस ले लेते हैं वस्त्र का, और इस पे क्या करते हैं, आप कलर कर देते हैं, और जहाँ पे आपको डिज़ाइन चाहिए, यहाँ पर आप ब्लीच कर देते हैं। यही क्या कहलाता है, आपका डिस्चार्ज प्रिंटिंग कहलाता है। डिस्चार्ज प्रिंटिंग में क्या होता है, पीस पर रंगाई कर देते हैं। फुल पीस आप जो ले रहे हैं, जो पीस ले रहे हैं, इस पर फुल पीस पर पहले आप क्या करते हैं, कलर कर देते हैं। उसके बाद जहाँ पर आप डिज़ाइन बनाते हैं वहाँ पर ब्लीच करते हैं, और जब आप ब्लीच करते हैं तो ये जगह क्या हो जाती है, सफ़ेद हो जाती है। तो आपको जो इसकी पृष्ठभूमि है वो कलरफुल मिलेगी, बट जो ये डिज़ाइन है वो कैसी मिलेगी, सफ़ेद कलर की मिलेगी। यही डिस्चार्ज प्रिंटिंग कहलाता है। पीस पर रंगाई करते, फिर जहाँ पर हमें डिज़ाइन रखना है वहाँ पर ब्लीच कर देते हैं, यही क्या कहलाता है, आपका डिस्चार्ज प्रिंटिंग कहलाता है। आई होप समझ आ गया होगा आपको। अभी आपने बाटिक देखा और स्क्रीन प्रिंटिंग देखा। स्क्रीन में आपने देखा जो डिज़ाइन बनती है वहाँ पर कलर करते हैं, पृष्ठभूमि को मोम या अवरोध पदार्थ लगा देते हैं, और जो आपने बाटिक देखा उसमें आपने देखा जो डिज़ाइन होती है उस पर अवरोधक लगा दिया जाता है और पृष्ठभूमि पर कलर लगा दिया जाता है। सेम ऐसे ये भी है डिस्चार्ज प्रिंटिंग। इसमें क्या किया जाता है, पूरे पीस को लेते हैं, आप एक कपड़े का पीस लीजिए, पूरे को कलर कर दीजिए, उसके बाद जहाँ जहाँ पे आपको डिज़ाइन बनाना है वहाँ पे क्या करते हैं, आप ब्लीच कर देते हैं। ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये रोलर के थ्रू किया जाता है। ये पूरा का पूरा आपका जो पीस है ये कलरफुल किया जाएगा। उसके बाद क्या होता है, एक रोलर रहता है, इस पर क्या होता है, डिज़ाइन बनी हुई होती है, डिज़ाइन पर ब्लीच लगा हुआ होता है। जब आप इस रोलर से गुजारेंगे कपड़े को तो जहाँ जहाँ पर डिज़ाइन रहेगी, ब्लीच लगा है, वहाँ पर वाइट कलर का होता चला जाएगा और डिज़ाइन ब्लीच के साथ बनती चली जाएगी। यही कहलाता है आपका डिस्चार्ज छपाई कहलाता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, जिसको भी डिटेल में इसको पढ़ना है जाकर प्लेलिस्ट में, आप टेक्सटाइल के प्लेलिस्ट में प्रिंटिंग वाला पार्ट खोलिए, वहाँ से सारी चीज़ों को आप अच्छे से डिटेल में पढ़िए। बट यहाँ पे भी मैं अच्छे से ही समझा रही हूँ, बट थोड़ा सा शॉर्टकट समझा रही हूँ, शायद समझ में आ रहा होगा। आई होप कि समझ में आ ही रहा होगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। डिस्चार्ज प्रिंटिंग में आपको बताना है कि पूरा का पूरा आप एक पीस ले लेते हैं कपड़े का, उसको कलरफुल कर लेते हैं फुल कलर से, और क्या करते हैं, आपको जहाँ जहाँ पर डिज़ाइन चाहिए वहाँ पर ब्लीच कर दिया जाता है, जिससे वाइट कलर का डिज़ाइन बन जाता है। यही कहलाता है आपका डिस्चार्ज प्रिंटिंग।
अगला पॉइंट हम देखेंगे अब। अगला पॉइंट देखना है अवरोधक छपाई। अवरोधक छपाई क्या होती है? जिसमें अवरोधों का यूज किया जाता है, जैसे आपका बाटिक हो गया, आपका स्क्रीन प्रिंटिंग हो गया, इसी को आप अवरोध छपाई कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अवरोध छपाई के अंतर्गत क्या आता है, तो आपको बताना है स्क्रीन प्रिंटिंग आता है, और बाटिक छपाई जो आती है ये किसके अंतर्गत आती है, तो आपको बताना है अवरोध के अंतर्गत आती है। अब जो है दूसरा पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, दूसरा पार्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे तीसरा पार्ट, स्ट्रेन को देखेंगे। स्टेन को देखेंगे जिसे आप दाग कहते हैं। अब यहाँ से बहुत सारा कन्फ्यूज़न है आप लोगों का, तो सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको। स्टेन में देखना है, दाग में देखना है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे जो प्राणिज दाग होते हैं इसमें क्या क्या आता है, पहले तो इस बात को देख लेते हैं हम। प्राणिज दाग इसमें क्या क्या आता है, तो आपको बताना है प्रोटीन जो पाया जाता है, जिस भी पदार्थ में प्रोटीन पाया जाता है उसे प्राणिज के अंतर्गत रखा जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। प्रोटीन वाले जो तत्व होते हैं उसे आप किस में रखेंगे, उसे आप प्राणिज दाग में रखेंगे, प्राणिज जगत के दाग में रखेंगे। और इसमें आता क्या है, तो आपको बताना है इसमें दूध हो गया, दही हो गया, मांस अंडा, खून हो गया, मांस और अंडा, मतलब जितने भी पदार्थ में आपको प्रोटीन पाया जाता है वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, प्राणिज जगत में आ जाएंगी। प्रोटीन वाले तत्व इसमें आते हैं, जैसे आपके वस्त्र पे अगर दूध का दाग लग गया है, दही का, खून का सॉरी, तो आपको बताना है जो प्राणिज जगत में आते हैं, इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्राणिज जगत में कौन कौन से दाग आते हैं। तो आपको बताना है प्रोटीन तत्व को आपको ध्यान रखना है। प्राणिज जगत में, प्राणिज जगत से जो सोर्स प्राप्त होते हैं उसमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में होती है। तो आपको बताना है जो प्रोटीन वाले तत्व होते हैं उसको आप किस में रखते हैं, प्राणिज जगत में। और इसमें आता क्या है, दूध, दही, खून, मांस हो गया और अंडा हो गया। आपको पता है ना, जब आप जब कल मांस का चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि जो मांस का प्रोटीन होता है वो जब पका नहीं होता, मांस कच्चा होता है, तो उसमें क्या होता है, जो प्रोटीन होता है वो मुलायम होता है। बट जैसे ही आप मांस को गर्म करते हो, पकाते हो, वो क्या होता है, ठोस हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप अंडे को समझ लीजिए। अंडा सबने देखा है। अंडा क्या होता है, जब अंडा कच्चा होता है उसको तोड़ोगे तो वो एकदम लिक्विड रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो टूट कर गिर जाएगा। बट जब आप अंडे को उबाल देते हो तो वो ठोस फॉर्म में आ जाता है। क्यों, इसका रीज़न क्या है, तो आपको बताना है क्योंकि जो प्रोटीन है ना, इसको आप अगर गर्म पानी से, जो प्रोटीन के दाग हैं उसे आप अगर गर्म पानी से धुलते हो तो वो और जम जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था, इस चीज़ को पूछा था कि क्या होता है अगर हम प्रोटीन युक्त दाग को छुड़ा रहे हैं तो हम वहाँ पे ठंडे पानी का यूज करें या फिर गर्म पानी का यूज करें। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर खून लगा हो, खून का धब्बा हो, मांस का हो, अंडे का हो, दही का हो या फिर दूध का हो, तो वहाँ पे आपको ठंडे पानी का यूज करना है, ना कि गर्म पानी का। और अगर गर्म पानी का आप यूज करते हैं तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, जम जाएगी और ज़्यादा ठोस हो जाएगी, वो छूटेगा नहीं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो प्रोटीन वाले तत्व हैं उनके दाग को छुड़ाने के लिए आप क्या करोगे, ठंडे पानी का प्रयोग करोगे। ठंडे पानी के साथ साथ किसका प्रयोग करना, आपको साबुन से धुल सकते हैं, आप साबुन का प्रयोग करोगे। ठंडे पानी के साथ साथ आपको साबुन का यूज करना है, ये नॉर्मल साफ हो जाएंगे। शायद अब आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये तो डेफिनेटली है। ये क्या है, ये तो पूरा 100% गारंटी है इस बात की भी, इस ट्रेंड से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। चाहे एक क्वेश्चन पूछे जाए, 2 क्वेश्चन पूछे जाए, आपको करेक्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाए, मैच वाले क्वेश्चन पूछे जाए, कहीं ना कहीं इस चैप्टर से आपको 1 पॉइंट जरूर मिलेगा एग्जाम टाइम में। तो अब बात करते हैं वनस्पति जगत में क्या आता है। वनस्पति जगत में क्या रखा गया है, तो आपको बताना है शराब को रखा गया है, यहाँ पे शहद को रखा गया है, उसके बाद चाय है और क्या है, कॉफ़ी है। ये सारे पार्ट किस में रखे गए हैं, वनस्पति जगत में। और इसमें क्या प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना है सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट
और इसके साथ साथ बोरेक्स अमोनिया का प्रयोग कर सकते हैं आप, बोरेक्स अमोनिया का प्रयोग करते हैं। और अगर आपके पास बुक है तो स्टेन वाला आप बुक पढ़ लीजिए, वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। A to Z दिया गया है, सारी चीज़ें दी गई हैं एकदम से, मतलब जितने भी दाग होते हैं, जितने भी टाइप के दाग हैं, वहाँ सारे के सारे दाग दिए गए हैं, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एक बार आप लोग टेक्सटाइल की बुक अपनी खोल के देखिए, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको जो दाग है, स्टेन है, पूरा डिटेल में दिया गया, फुल डिटेल में। सो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से कि एक बार आप स्टेन वाला चैप्टर ज़रूर पढ़ लीजिए, सारी चीज़ें आपकी वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे देख लीजिए जो वनस्पति जगत का है उसमें क्या आता है, शराब आ गया, शहद आ गया, चाय आ गई, कॉफ़ी आ गई, और इसके दाग को आप छुड़ाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट, बोरेक्स अमोनिया का यूज कर सकते हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे खनिज दाग को। खनिज दाग में क्या क्या आता है? खनिज दाग में किसको रखा गया है? औषधि, स्याही, जंग रखा गया है। जंग को रखा गया है, औषधियों को रखा गया है, और किसे रखा गया? स्याही को इसमें रखा गया। किसमें? तो आपको बताना है खनिज जगत में। तो इसमें क्या करना है आपको? अम्लीय घोलक, अम्ल युक्त घोलक में डुबोकर उसके बाद क्षारीय का प्रयोग करते हैं। पहले आप इसके वस्तु को क्या करेंगे? अम्ल में डुबो देंगे। और कौन से अम्ल में डुबोना है? तो आपको बताना है ऑक्जेलिक एसिड या ओलिक एसिड। जो अम्लीय घोलक है वो क्या है? अम्लीय घोलक है। ये कौन कौन से हैं? इसमें क्या आता है? तो आपको बताना है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या फिर ओलिक एसिड। पहले आप वस्त्र को इसमें डुबोएंगे, उसके बाद क्या करना है? क्षारीय घोल में डुबोकर आपको इसके जो भी दाग है उसको छुड़ाना है। धोने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें क्या आएगा? धोने का सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। खनिज दाग में क्या बताना है? जंग आता है, औषधि आती है, स्याही आती है। इसमें क्या करते हैं? पहले हम अम्लीय घोलक में वस्त्र को डुबो देते हैं, ऑक्जेलिक एसिड या फिर ओलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्षारीय घोलक के द्वारा उसे साफ कर देते हैं। धोने का सोडा यूज करते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करके उसे साफ कर देते हैं। अगला पॉइंट आपको देखना है, पसीने के दाग को छुड़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पसीने का दाग छुड़ाने के लिए क्या करना है? इसमें प्रयोग करना है आपको ठंडे पानी के साथ अमोनिया का प्रयोग करना है। ठंडे पानी के साथ अमोनिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पसीने का दाग छुड़ाने के लिए क्या करना है, तो आपको बताना है ठंडे पानी के साथ अमोनिया का यूज करना है। अगला पॉइंट हम देखेंगे घास का दाग। अगर आप घास का दाग लग गया है तो उसे कैसे छुड़ाओगे? तो इसमें बताना है जो घास का दाग होता है इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है ना, क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए इसे वनस्पति जगत में रखते हैं, नहीं रखा गया है। जो घास का दाग है इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से ये हरा रहता है और इसी वजह से इसे वनस्पति जगत में नहीं रखा जाता है, घास को अलग से रखा जाता है। तो घास को अगर पूछा जाए कि किससे छुड़ाया जा सकता है, तो पहले बताना है आपको, पहले क्या करेंगे आप इसको छुड़ाने के लिए? साबुन प्लस पानी का प्रयोग करेंगे। पहले आपको क्या करना है? साबुन और पानी के साथ उसको एक बार धुल लेना है। उसके बाद अगर इससे दाग नहीं छूट रहा है, मान लो कि दाग नहीं छूट रहा है साबुन और पानी से, तब आपको क्या करना है? मिथिलेटेड स्पिरिट का प्रयोग करना है। मिथिलेट स्पिरिट का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको घास के दाग में, घास का दाग लग गया तो क्या करेंगे? पहले साबुन और पानी के साथ धुलेंगे, अगर छूट गया तो अच्छी बात है, नहीं छूटा तो आप मिथिलेटेड स्पिरिट का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अगला पॉइंट, हम देखेंगे चिकनाई वाला दाग क्या करते हैं चिकनाई के दाग को छुड़ाने के लिए।
चिकनाई में क्या क्या आता है तो आपको बताना है, तेल डालडा आ गया, मक्खन घी, तेल डालडा मक्खन, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी तो आपको बताना है चिकनाई वाले दाग में। और इसके यूज के लिए, इसको छुड़ाने के लिए क्या करते हैं, इसको छुड़ाने के लिए आप प्रतिकर्मक एजेंट का प्रयोग किया जाता है, प्रतिकर्मक एजेंट का प्रयोग किया जाता है। और ये होते क्या हैं, जो प्रतिकर्मक एजेंट होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। पहला तो हो गया आपका अवशोषक होते हैं, अवशोषक हो गया, और जो दूसरा है ये विलायक हो गया, जिसे आप घोलक कहते हैं, विलायक है, जिसे आप क्या कहते हैं, घोलक कहते हैं। और विलायक में क्या क्या आता है ये पॉइंट भी पूछा गया है, इसलिए इसको भी नोट डाउन करते चलिए। पेट्रोल आ गया, मिट्टी तेल आ गया, बोरेक्स आ जाता है इसमें, पेट्रोल, ये सारी चीजें आ गई। जो अवशोषक है इसमें क्या आता है, मुल्तानी मिट्टी, धान की भूसी, चोकर आ गया इसमें, ब्रेड आ गया, मुल्तानी मिट्टी, चोकर। उसके बाद इसमें आता है पेपर, ये सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। ये लास्ट का पॉइंट है, एक बार फिर से देख लीजिए। चिकनाई का जो धब्बा है उसे छुड़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें पहली बात तो आता है क्या, तो आपको बताना है तेल डालडा मक्खन घी किस में आ जाता है, चिकनाई वाले में। और इसमें इसको छुड़ाने के लिए प्रतिकर्मक एजेंट का प्रयोग किया जाता है। और जो प्रतिकर्मक एजेंट होते हैं दो टाइप के होते हैं। पहला तो है अवशोषक, अवशोषक का अगर आप यूज करते हैं तो जो कपड़ा है आपका अच्छे से साफ नहीं होगा, उसमें दाग दिखेगा। और अगर आप विलायक का घोलक का प्रयोग करते हैं तो इसमें जो दाग है पूरी तरह से साफ हो जाएगा। आपको बताना है जो अवशोषक है, अवशोषक में किन किन चीज़ों का यूज किया जाता है, ब्रेड का, मुल्तानी मिट्टी का, चोकर का और पेपर का। और आप इसका यूज करते कैसे हैं तो आपको पता है, अगर आपके किसी भी वस्त्र पर क्या लग गया है, घी या तेल गिर गया है, तो आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे से क्या लगाना है, आपको ब्रेड को रखकर आप उसे सुखा सकते हैं। या फिर आप पेपर लेंगे, एक पेपर लेंगे रखेंगे, एक नीचे से एक ऊपर से रखेंगे, फिर आप रखेंगे पेपर, उसके बाद उसको सुखाने की कोशिश करेंगे या फिर उस पर प्रेस चलाकर कोशिश करेंगे सुखाने की। तो क्या होगा, जो कपड़े का वसा होगा, जो कपड़े की चिकनाई है वो पेपर में आ जाएगी। भूसी को रखकर भी छुड़ाया जाता है, जो चोकर होता है, चोकर को आप रख लीजिए, पहले आप पेपर ले लीजिए, उसके अंदर चोकर को रख लीजिए, उसके बाद फिर पेपर लग दीजिए। उसके बाद अगर आप प्रेस चलाते हैं तो जितनी चिकनाई है वो सारी की सारी चिकनाई किस में आ जाएगी, चोकर में या फिर पेपर में आकर लिपट जाएगी। तो यही होता है। बट इसमें जो होता है इसमें सफाई पूरी तरीके से नहीं हो पाती है। लेकिन जो विलायक है, घोलक का अगर आप यूज करते हैं, पेट्रोल, मिट्टी का तेल या बोरेक्स का जो प्रयोग किया जाता है, जब आप कपड़े को देते हो धुलने के लिए, ड्राई क्लीनिंग करने के लिए, तो उसमें क्या किया जाता है, पेट्रोल, मिट्टी का तेल या बोरेक्स का यूज करते हैं। वहाँ पे जितनी दूरी पर आपके कपड़े पे जो दाग लगा है वहाँ पे पेट्रोल से उसको छुड़ाते हैं, या फिर मिट्टी के तेल से, या फिर बोरेक्स को छुड़ाई करके उसके बाद कपड़े को प्रेस करके दे दिया जाता है। यही होता है। और अगर आप विलायक का यूज करते हैं तो पूरा का पूरा कपड़ा आपका क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, कहीं भी निशान नहीं रह जाएगा। आई होप कि सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी आप लोगों को। सो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। अब आप लोग बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए, रिवीजन, बस रिवीजन पर पूरा फोकस करना है आपको। सो थैंक यू।